Hi students. So till now we have actually already started the phylum Mollusca, where we have already discussed about the general characteristic features, and I have already started with the classification as well. And in classification also we have discussed three classes till now. That was your first class number one. That was Monoplacophora, then Amphineura, and then Ascophoda. Or these three classes we have already discussed. Now onwards we'll discuss in today's lecture we'll discuss the rest of the classes, and we'll also discuss some important examples in the phylum Mollusca. ठीक है, तो अब तक हमने फाइलम मोलस्का स्टार्ट कर दिया है हमने, और उसमें हमने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मोलस्का के, तो उसके बारे में हमने पढ़ा और हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा। तो बेसिकली जो आपके मोलस्का जो है फाइलम, वो बेसिकली 6 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, और उन 6 क्लासेस में 3 क्लासेस हमने पढ़ लिया है और 3 क्लासेस अभी आज पढ़ेंगे। और इसके साथ हम आगे आज क्या करेंगे, वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट class. And one more small announcement, that whenever I am discussing something which is not there on the screen, so you please listen it carefully and write it. Fine. So it is not necessary that everything what I am talking it is there on the screen. So sometimes some points I am giving extra, so those points you need to write down and you have to listen it, right? So if you are not able to listen it in one time, then you can repeat it, or you can go back and you play the video again and you can listen to that point, right? Fine. So our fourth class, our class number 4 is Gastropoda. अब नाम से क्या है, गैस्ट्रो मीन्स गैस्टर, ग्रीक वर्ड है गैस्टर, GASTER। गैस्टर मतलब होता है बेली, एंड पूडोस मतलब होता है फूड, ठीक है? तो बेली फूड है, इसका मतलब है इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म जो गैस्ट्रोपोडा है, तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी, जो बेली फूडेड है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा। अब गैस्ट्रोपोडा में क्या है, इन केस ऑफ गैस्ट्रोपोडा द शेल इज मेड अप ऑफ वन पीस। शेल बस एक ही पीस से बनता है गैस्ट्रोपोडा के केस में, ठीक है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन पीस। एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली एम्ब्रायो इज सिमेट्रिकल। जैसे हमने बात किया था ना कि मोलस्का के केस में नॉर्मली ये बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इनसाइड द सेल इन अ कॉइलिंग पैटर्न, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट to see the symmetry. So we consider them as asymmetry, somewhat asymmetrical, okay? But the embryo, when it develops, it is symmetrical, but during development the body twist showing torsion. वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टॉर्शन शो करते हैं। टॉर्शन का मतलब क्या है कि अगर शेल के किसी एक तरफ में उनका हेड पार्ट है और दूसरी तरफ टेल पार्ट है, तो टॉर्शन से वो पूरा बदल सकता है। They can change the complete position, right? So that is called torsion, and because of that it is very difficult to have like a proper symmetrical view of this animal. So that's why we cannot say, we are not able to see that, we cannot see the proper symmetry in this case. तो जब embryo development होता है तब symmetry रहता है, लेकिन जब adult stage में पहुंचना होता है, development जब होता है, उस समय क्या होता है, twist दिखाई देता है हमें, उसे हम कहते हैं torsion। उस phenomena को हम कहते हैं torsion, 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 okay? And because of that the body is becoming asymmetrical। पहले भी मैंने बताया। तो ये आपके मोलस्का के ज्यादातर क्लासेस में और मोलस्का के केस में इन जनरल हमें दिखता है, जिनमें जो बेसिकली शेल में जो आपके रहते हैं मोलस्का, उनके केस में, ठीक है? It includes the largest number of mollusca. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है, it contains the largest number of mollusca। जैसे हमने अभी आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, पिछले फाइलम में हमने देखा था कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो बहुत बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्लास कौन सा था, इंसेक्टा था। उसी तरह से जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो मोलस्का है, और उनमें जो सबसे ज्यादा बड़ा क्लास है, सबसे बड़ा क्लास जो है वो है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है? तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपका है पाइला, जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, देन लीमैक्स, देन साइट रेया, ओके, देन हेलिक्स, देन एप्लाइसिया जिसको सी हे भी बोलते हैं, देन डोरिस जिसे सी लेमन भी कहते हैं, DORIS, डोरिस, etc. So I will just show you that Pila wants to have a better idea. Yeah, this one,
here in this diagram, yeah, this is phyla, this one is phyla. तो वैसा होता है phyla. देखो ये जो इसका शेल का स्ट्रक्चर, इट्स अ कंप्लीट वन पीस, ठीक है, और ये आप ध्यान से अगर देखोगे इट इज समवॉट सिमिलर टू एप्पल स्ट्रक्चर, क्योंकि वैसा दिखता है इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, एप्पल्स ने, ठीक है। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट है, और ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द फुट पार्ट, दिस इज द मस्कुलर फुट। हमने बताया आपको, मैंने शुरू में बताया था कि जो आपका मोलस्का है इनके पास कोई प्रॉपर एपेंडेजेस, प्रॉपर जो है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए नहीं होता है। जैसे एक्वेटिक है तो उनके पास टेंटिकल्स होंगे या फिर उनके पास फिन्स होंगे, प्रॉपरली नहीं होते लेकिन होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल जो पाइला है उनके पास प्रॉपर कोई अपेंडेजेस नहीं होता है, तो उनके पास होता क्या है, देयर हैविंग अ बिग मसल, एक पीस ऑफ मसल होता है, उसे हम कहते हैं मस्कुलर फुट। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द मस्कुलर फुट, एंड बाय यूजिंग दैट मस्कुलर फुट दे आर मूविंग, ओके, ठीक है ना। सो इट इज एग्जांपल ऑफ गैस्ट्रोपोडा। सो पाइला इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ गैस्ट्रोपोडा, फाइन। So let us go back to the classification and continue. Now the class number 5. Class number 5 क्या है? उसका नाम क्या है? पेलिसाइपोडा और लैमेली ब्रैंकियाटा और बाइवेल्विया, तीन नाम है। पहला क्या है? पेलिसाइपोडा, पेलिसाइपोडा बोल सकते हैं। दूसरा है लैमेली ब्रैंकियाटा, लैमेली ब्रैंकियाटा, स्पेलिंग क्या है? LAMELLIBRANCHIAPA। और क्या नाम है? बाइवेल्विया। इसे बाइवेल्व की कॉमन लैंग्वेज हम कह सकते हैं, या तो बाइवेल्विया या पेलिसाइपोडा, दोनों ही नाम सही है, ठीक है। तो इनमें होता क्या है? शेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स। आपने देखा होगा कि कुछ जो मोलस्का होगा उसमें, जैसे आपने देखा होगा जो ऑयस्टर्स होते हैं, जैसे आप जिसमें पर्ल बनता है, आपने कभी देखा होगा बहुत सारे डायग्राम में या दूसरे बेसिक स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। सो इसमें जो शेल होता है ना वो डिवाइड होता है टू पार्ट में, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई, बाई मतलब टू। सो जब ये दो पार्ट होते हैं इसलिए इसका बोलते हैं बाइवेल्व्स। तो शेल क्या है? द शेल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू हाफ्स, दो हाफ होते हैं, ठीक है। तो वो खोल सकते हैं उसको और बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है यूनियो, माइटिलस, माइटिलस जिसको हम कहते हैं कॉमनली सी मसल्स। यूनियो क्या होता है ना, यूनियो इज अ जीनस where we can see this unio in fresh water rivers, okay, and there are also freshwater mussels, we can call them as freshwater mussels। और अगर हम बात करेंगे माइटिलस की, वो क्या होता है? सी मसल्स, मैराइन मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो शेल होता है वो डिवाइडेड होता है दो हाफ में, इसीलिए हम इसका नाम क्या दिए हैं? बाइवेल्व्स, ठीक है। So I will show you again the diagram, so it will be more clear to you. So here we have bivalves, again we have the bivalves with us. Yeah, this is the diagram of unio, ठीक है। तो ये यूनियो है, तो ये आप जो देख रहे हो this is the diagram, and again I will show you one better image that will be better to you. Yes, can you see this? ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम खोलेंगे तो ये बीच से खुल सकता है, यहां से बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। सो लेट अस सी दिस डायग्राम अगेन। सो दिस इज यूनियो, यूनियो मतलब फ्रेश वाटर मसल्स, ऐसा दिखता है ना। नाउ द लास्ट क्लास, दैट इज द क्लास नंबर 6, दैट इज सेफेलोपोडा। सेफेलो का मतलब क्या होता है? हेड, पोडा मतलब फुट, फुट, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इनका जो हेड पार्ट है और फुट पार्ट है दोनों एक साथ कंबाइंड है, मतलब इमीडिएटली आफ्टर द हेड यू कैन फाइंड द फूड्स आर एक्चुअली कमिंग आउट, ओके। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं ना, सेफेलोपोडा। तो हेड और फुट जो एक साथ ही, एक के बाद, मतलब इट्स जस्ट प्रेजेंट वन, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेड, देयर बॉडीज एक्चुअली बेसिकली, इफ यू लुक मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड फुट, दैट्स ऑल, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सेफेलोपोडा। So the head and the foot regions are combined and modified into a structure which has eyes and 8 tentacles. तो cephalopods का जो पहला characteristic feature क्या आपने देखा कि head और foot जो region है that is combined, और next क्या है, इनमें क्या होता है? eyes होते हैं, और जो
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसमें, टेंटैकल्स, दे आर हैविंग टेंटैकल्स। कितने टेंटैकल्स होते हैं, 8 टेंटैकल्स, 8 टेंटैकल्स होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेफालोपोडा और हेड फूड, ठीक है। कॉमनली हम क्या कह सकते हैं, हेड फूड। So the cephalopods are regarded at the top of the invertebrates evolution in terms of learned behavior, मतलब जो behavioral adaptation है, अगर हम देखेंगे evolutionary point of view से, तो जो octopus या फिर जो आपके cephalopods हैं, they were the first group of animals who started or who actually acquired the behaviors for the first time, okay. So in the evolution point of view also it is very important. तो क्या दो सबसे important characteristic features क्या है, दो। पहला है कि head and foot region combined होकर इनका body बना है, दूसरा कि इनमें 8 tentacles होते हैं। So these are very very important. अच्छा, example क्या है, example पहला है Nautilus, दूसरा है Sepia, तीसरा है Octopus, ठीक है। तो एग्जाम्पल फिर से हम देख सकते हैं क्या क्या है, सेपिया है, ऑक्टोपस है, नाउटिलस है, लोलिगो है, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल। सो लेट अस अगेन गो बैक टू दैट लिस्ट ऑफ डायग्राम। सो हियर वी विल हैव द डायग्राम्स, या सी यू कैन सी दिस इज सेपिया, दिस इज लोलिगो। सी टेंटैकल्स यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे, इसमें भी होंगे। यहाँ पे बाहर 2 दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 होते हैं, देयर आर 8 टेंटैकल्स, ओके। दिस इज सेपिया, दिस इज लोलिगो एंड दिस इज ऑक्टोपस। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी दैट दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट एंड इमीडिएटली आफ्टर द हेड पार्ट द टेंटैकल्स हैज अराइव्ड एंड दिस आर द आईज। सो लेट मी जस्ट मैग्नीफाई इट अ बिट टू हैव अ बेटर आइडिया। या देखिए यहाँ पे आप देखिए इनका जो हेड है, you can see the head here properly and immediately after the head if you see the tentacles arises। कितने tentacles होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्टोपस के केस में क्या है ना, they are also known as devil fish and इनमें क्या होता है ना, suckers भी होते हैं। आप ध्यान से देखना, ये आपके जो tentacles का जो आपकी dorsal view है उसमें आपको दिखेगा नहीं, ventral view में दिख रहा होगा कि यहाँ पे suckers होते हैं। These suckers are there using to attach with the substratum and also it helps to actually catch the prey। एंड इनमें डाइसेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है। इनके पास जो मेल और फीमेल ऑक्टोपस है हम उसे पता कर सकते हैं देख के बाहर से मॉर्फोलॉजिकली। कैसे पता करेंगे, अगर जो मेल ऑक्टोपस है तो उनके पास वन ऑफ द 8 आर्म, मतलब कोई भी एक आर्म 8 में से एक स्पून टाइप होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो स्पून टाइप, जो स्पून होता है ना बिल्कुल वैसा होता है एंड में, ये देखो। अगर स्पून टाइप ऐसा अगर अपीयरेंस है किसी भी टेंटैकल्स में ऑक्टोपस के केस में, तो वो क्या हो गया, वो मेल ऑक्टोपस। अगर नहीं है तो वो फीमेल ऑक्टोपस है। तो हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं ऑक्टोपस को, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से नहीं मतलब मॉर्फोलॉजिकली इफ यू सी देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ मेल ऑक्टोपस और इट्स अ फीमेल। दैट मींस दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। तो आगे भी मैं आपको थोड़ा और दिखाऊंगा, वी विल डिस्कस दिस थिंग अगेन। यहाँ देखिए ये है ऑक्टोपस, ये सेपिया है, ये लोलिगो है। हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे जब हम आएंगे डिटेल एग्जांपल्स के बारे में जब बात करेंगे तब, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द classification of mollusca, where we studied and we saw that there are 6 classes and the largest class that is your gastropoda is the largest class, ठीक है। और cephalopoda में जो सबसे important मतलब क्लास क्यों, ये भी बहुत important क्लास है, क्यों, क्योंकि evolutionary point of view से because they have started the behavioral understanding, ठीक है। चलिए, now we'll talk about the certain other points as well। क्या क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम इसके बाद, एंड आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मोलस्का, जैसे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लिविंग फॉसिल है जिसको हम बोलते हैं मोलस्का में है, उसका नाम है नियोपेलेना। पहला हमारा एग्जाम्पल वही है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। So the Neopelena is the first example we'll discuss, and उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। Why? Because this is very very important in the evolutionary point of view. The Neopelena is also actually considered as a living fossil, and I have already discussed with you which are living fossil। किसको हम living fossil बोलते हैं मैंने पहले डिस्कस आपके साथ कर लिया, ठीक है ना।
So the Neopelena is actually considered as living fossil क्योंकि ये connecting link भी है. हम आगे देखेंगे अभी. Just in the next slide we'll see. Let me go to the next slide as well. इनमें क्या है ना, they are sharing the characteristic feature of both two groups, and that particular animal is still living, but it is so ancient, so that's why we call it as or consider it as living fossil. Fine. So example क्या है, Neopelena. So it was discovered in the year 1952. कब डिस्कवर हुआ था? 1952. कहाँ पे? From Pacific Ocean. Pacific Ocean में मिला था ये. And it shows metameric segmentation. इसमें क्या होता है ना, metameric segmentation होता है. अभी metameric segmentation क्या हमने पहले देखा है, पढ़ा है, आपको पता है what is metameric segmentation? Same segments are repeated again and again, which are making the complete structure or the body structure or complete body, है ना? जैसे annelid में हमने देखा था. That is called metameric segmentation. So the metameric segmentation can be seen in this case. ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? वो तो एनेलिडा का है ना? तो एनेलिडा का फीचर भी इसमें हमें दिख रहा है. नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का. सही बात है, किसका कैरेक्टरिस्टिक? ये एनेलिडा कैरेक्टरिस्टिक्स है. अच्छा, नियोपेलेना हैज 8 पेयर्स ऑफ मसल. कितने मसल्स होते हैं? दे हैव 8 पेयर्स ऑफ मसल्स. देन 5 to 6 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड 5 पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया. ठीक है. So these are the different information about some information about the Neopelena, which we consider as the living fossil. Okay. Now it is also considered as connecting link. Why? Because it is having characteristic feature common for both the two groups. तो आप देखेंगे, you can see on the screen right now, Annelida and mollusca के बीच में Neopelena जो है, it is sharing the characteristic feature, its characteristic features. So देखते हैं क्या क्या है. फर्स्ट है एनिडा में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और मेटामेरिज्म वो दिखता है, वो जो कि एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमें नियोपेलेना में मिलते हैं. और क्या है एनिलिड के और क्या कैरेक्टर्स हैं? नेफ्रिडिया दिखता है. देन ट्रोपोफोर लार्वा भी, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें. लार्वा क्या है? इट इज अ ट्रोपोफोर लार्वा. ठीक है, ट्रोपोफोर लार्वा से डेवलपमेंट होता है. तो ये सारे कितने किसके फीचर्स हो गए? सब एनिलिडा के. मोलस्का का क्या क्या फीचर है? राडुला होता है, मेंटल होता है, शेल होता है. तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोलस्का के. तो ये भी इनमें होता है नियोपेलेना में, और एनिलिड का भी कैरेक्टरिस्टिक में होता है. इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? लिविंग फॉसिल. और क्या मानते हैं? एज अ कनेक्टिंग लिंक. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल. या सो द नियोपेलेना is the first example we need to discuss. It is considered as the connecting link and it shows characters of mollusca and annelida. Right? So what are those characters? I have just discussed. So we'll go to the next. अच्छा, Neopelena का डायग्राम हमें देखना है कि Neopelena कैसा दिखता है. Yeah. So this is your Neopelena. ये Neopelena है. ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. Let us zoom it. Yeah. So this is the Neopelena. Okay. You can see the diagram, and I will also show you some real image. Yeah, this is the real image of Neopelena. So shell भी होता है, देखिए आप देख सकते हो. This is the shell, and this is the ventral view. अगर आप नीचे से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा. ठीक है. So this is Neopelena. तो देख के हमें लगता है कि ये एकदम मोलस्का है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एनालिड्स के भी है. तो हम ऐसे ये सारे जो एनिमल्स है ना, इससे हमें क्या पता कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक पॉइंट. मतलब जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है उसी से धीरे 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 इवॉल्व करके जो हायर ऑर्गेनिज्म बने हैं. इससे हम ये थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं. इसीलिए आप देख सकते हो कि नियोपेलेना में क्या है, ये एनिलिड का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर शेयर कर रहा है, और किसका कर रहा है? मोलस्का भी कर रहा है. इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिशन एनिमल है. मतलब जब एनिलिडा से एडवांस होके मोलस्का बना, उस समय जो एनिमल बने, तो उसके शायद इंटरमीडिएटरी फेज में शायद नियोपेलेना था, है ना? तो हम ऐसा मान सकते हैं. तो दैट थ्योरी इज आल्सो राइट. फाइन. So the example is Neopelena. Then we'll discuss about the next example, that is apples ने. पहले भी हमने आपको डायग्राम दिखाया, जिसे हम कहते हैं पाइला. इसके बारे में पढ़ते हैं. It has a coiled shell. इसमें क्या होता है? कॉइल शेल होता है, और एक सिंगल शेल होता है, वो भी मैंने देखा है. So that the body is inside the shell. बॉडी क्या होता है? शेल के अंदर होता है. And the shell is spirally coiled. As a result, the animal become asymmetrical.
ऐसे भी हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हम जब पढ़ रहे थे कि पाइला के जो एग्जांपल हमने देखा था, एग्जांपल ऑफ द इन केस ऑफ मींस वी हैव डिस्कस पाइला इन केस ऑफ गैस्ट्रोपोडा। हमने क्या देखा, हमने क्या बात किया कि जो एम्ब्रायो होता है, डेवलपमेंट होता है, उस समय ये इनमें बायोलॉजिकल सिमेट्री होता है, लेकिन जब आपका व्हाट इज द नेक्स्ट, जब ये एडल्ट फॉर्म में, मतलब जब ये डेवलप होके एडल्ट फॉर्म में जाता है, मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो ये ट्विस्ट होके टॉर्शन शो करता है, इसीलिए क्या बन जाता है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, और क्या कारण है, देखो मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि ये शेल में रहते हैं और शेल क्या होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ रफ डायग्राम। मान लीजिए कि अगर ये कॉइल, सॉरी इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट क्लियर। मान लीजिए कि अगर ये ऐसा कॉइलिंग है किसी एनिमल के बॉडी में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ विद माउस। तो अगर ऐसा कॉइल है और अगर एनिमल इस कॉइल के अंदर रहता है, तो अगर बॉडी ऐसे कॉइल के अंदर रहता है तो क्या होगा, ऐसे कॉइलिंग के अंदर रहेगा तो क्या होगा, बॉडी कॉइल हो जाएगा। जैसे शेल होगा तो बॉडी में क्या होगा, वैसे ही कॉइलिंग हो जाएगा, बॉडी में हमें कॉइलिंग दिखेगी। तो इसीलिए जो सिमेट्री है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे ये अगर मैंने, हाँ इट्स ओके, तो यहां पे जैसे आप देख सकते हो सॉरी, तो यहां पर देख सकते हो कि अगर ये शेल है तो अगर आप देखेंगे तो अगर ये एंड पार्ट, एंटीरियर पार्ट है, और सॉरी ये फुट पार्ट है अगर किसी मतलब मोलस्का का, तो अगर इसका इनका बॉडी अगर पूरा ये अंदर तक प्रेजेंट होगा, तो ये पूरा जो बॉडी है इट विल कॉइल। तो अगर बॉडी पूरा कॉइल होके शेल के अंदर ऐसे रहेगा, तो हम कह सकते हैं, हम कैसे इसे बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसीलिए हम बिकॉज ऑफ दिस कॉइलिंग, और क्या होता है कि ये जो आपको फुट पार्ट है ये पूरा बदल के हेड पार्ट में चला जाएगा, हेड पार्ट फिर फुट पार्ट में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टॉर्शन, ट्विस्ट हो जाता है। और भी ऑलरेडी ट्विस्टेड बॉडी है बिकॉज ऑफ द शेल कॉइलिंग, और फिर से टॉर्शन के लिए और ट्विस्ट हो जाता है, इसीलिए हम सिमेट्री इसमें पता नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे मानते हैं एसिमेट्रिकल। लेकिन एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या होता है, सिमेट्री होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज, इट इज एन एम्फीबियस मोलस्क। एम्फीबियस मोलस्क मतलब क्या है, ये वाटर बॉडीज के पास रहता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो आपके मोलस्का होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल मोलस्का होते हैं, जो डम सॉइल में रहते हैं, वो बेसिकली वाटर बॉडी से दूर नहीं रहते, वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज दे ऑलवेज नीड मॉइस्चर टू कीप मींस टू मेंटेन दे ऑलवेज नीड वाटर टू मेंटेन द मॉइस्चर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये हमेशा वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, तो वो थोड़ी देर मतलब वाटर बॉडी मतलब पानी में रहते हैं और थोड़ी देर पानी से बाहर रहते, तो ये एम्फीबियस होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीबियस मोलस्क। ठीक है, दे शो एस्टिवेशन, दैट इज समर स्लीप। एस्टिवेशन, समर स्लीप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहां हॉट सनी डे होगा, आपको ये जो स्नेल है आपको दिखेगा नहीं ज्यादा। ठीक है ना, क्यों समर में ये ज्यादा क्यों नहीं दिखते, क्योंकि समर में जो पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो कंडीशनल है। ठीक है ना, तो प्रॉपरली स्केर्सिटी ऑफ द वाटर इज वी कैन सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर। सो वो क्या करते हैं ना, समर के समय पे ना एस्टिवेशन करते हैं, मतलब जैसे आप फ्रॉग के केस में देखते हो हाइबरनेशन करते हैं, इनके केस में करते हैं एस्टिवेशन। तो ये पूरे समर सीजन में दे विल बी इनएक्टिव। तो जब भी बारिश स्टार्ट हो जाएगी आप देखोगे ये एक्टिव हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे, है ना। So they also show estivation, and I have already discussed what is estivation, hibernation in the introductory chapters, introductory lectures, right? Now, coiling of the shell can be dextral or sinistral. Dextral sinistral क्या है, कुछ भी नहीं, clockwise हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं dextral and sinistral और sinistral। ठीक है, तो शेल जो है क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, द डोमिनेंट कैरेक्टर्स इज योर डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। ठीक है, सो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग जो है शेल में हमें ज्यादातर दिखता है, किनके केस में, मोलस्का के शेल के केस में। ठीक है ना, तो लेट्स सी एंड विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज योर सेपिया। तो सेपिया का कॉमन नाम क्या है, कटल फिश। क्या कहते हैं हम सेपिया को, कटल फिश कहते हैं।
इनमें क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। इनमें दो ही पार्ट होता है बॉडी का, हेड होता है, ट्रंक होता है। एब्डोमेन पार्ट हमें मतलब अलग से ऐसा नहीं होता है, थोरैक्स अलग से नहीं होता है। तो हेड पार्ट है, ट्रंक पार्ट है। ट्रंक इज अ लॉन्ग पार्ट एंड हेड पार्ट इट्स मींस कंपैरेटिवली लेस इन द बॉडी। नाउ हेड हैज अ पेयर ऑफ आईज। हेड पार्ट में क्या होता है, इट इज हैविंग अ पेयर ऑफ आईज एंड देयर आर टेंटाकल्स। टेंटाकल्स होता है, हमने एग्जांपल भी देखा था जो सेफालोपोडा, ये तो सेफालोपोडा का एग्जांपल है, सेपिया है ना। तो इसमें टेंटाकल्स होंगे, कितने होंगे, देयर आर 8 टेंटाकल्स, हमने अभी पढ़ा, which are projected forward and there are 2 tentacles which are directed backwardly, and these 2 tentacles which are directed backward or backwardly directed, they have suckers kind of structure। तो उनमें suckers kind of structure होते हैं। जो दो आपके tentacles backwardly जो directed होते हैं उनमें suckers होते हैं, ठीक है, और suckers like structure होते हैं, ठीक है। Now in the trunk part there are 2 fins। अब trunk part में क्या होता है, 2 fin होते हैं which present laterally, lateral position में होते हैं, ठीक है, and which help the animal in locomotion। locomotion करने के लिए help करता है, मतलब these fins are helping them to swim across, okay, and they release ink। मैंने पहले ही बात किया था कि जो सेपिया है उनके बॉडी के अंदर मतलब उनके केस में इंटरनल स्केलेटन होता है, सॉरी इंटरनल शेल होते हैं। तो शेल भी बहुत तरह के होते हैं, मैंने बोला था ना, एक तो इंटरनल है, एक तो एक्सटर्नल है ना। तो इंटरनल शेल क्या होता था, सेपिया के केस में होता था, मैंने बताया था आपको कि they are secreting a special type of dye which is bluish black in color, and it will be released by the sepia when they feel fear or when the attack for self defense. In self defense they'll spread it and suddenly the area will become there will be a blackout. As a result the prey cannot see the sepia and it will take the advantage and it will leave, right। so वही यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो internal shell होता है इनके केस में, सेपिया के केस में वो उस शेल में इंक होता है, ठीक है, एंड दे रिलीज द इंक एंड दिस इंक इज आल्सो यूज्ड बाय आर्टिस्ट। ये भी मैंने आपको बताया था, ये जो इंक है बहुत कॉस्टली है, ये आर्टिस्ट यूज करते हैं टू मेक सम मास्टरपीसेस, राइट। सो दिस इज द सेपिया। ये सेपिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि इसमें टोटल 8 टेंटेकल्स, देखिए अब सेफेलोपोडा है तो 8 टेंटेकल्स होंगे। तो उसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इनमें 8 टेंटाकल्स होते हैं और उनमें से जो 2 है वो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं और ये जो है ऐसा, ये आप देख रहे हो ना, ये बैकवर्ड डायरेक्टेड है और यहाँ 6, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यू हैव टू ड्रॉ 6 टेंटाकल्स। यहाँ पे आप 6 टेंटाकल्स ड्रॉ करना, क्योंकि ये 6 टेंटाकल्स जो नॉर्मली है फॉरवर्डली डायरेक्टेड है और 2 टेंटाकल्स है सिर्फ जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है। इसको बोलते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड, इस तरफ होता है। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी, देयर आर दिस, सी दे आर हैविंग अ हेड पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द ट्रंक पार्ट। और इसे हम कह सकते हैं दिस इज द हेड एंड दिस इज, सॉरी, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल पार्ट, और वी कैन कॉल इट एज ट्रंक पार्ट। सो इनमें हैविंग, दे आर हैविंग आईज, उनमें आईज होता है और क्या है, फिन्स आर देयर, राइट। सो दीज आर फिन्स व्हिच आर फॉर्म, व्हिच एक्चुअली फॉर्म अ राइज laterally, देखो lateral position में, these fins are actually helping them in movement or locomotion, right। I will show you one image as well। So that was sepia। So let us go and see the real image, before that we'll see the diagram। Yeah, this is sepia। यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल सही है। ये जो है देखो, अब यहाँ पे 6 जो टेंटेकल्स है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्टेड है और 2 जो है बैकवर्ड डायरेक्टेड है। ये इसका हेड पार्ट है, 2 आंख हैं, they have 2 eyes and these are lateral fins what they have, and which is used by them for locomotion, right। So we'll see the we'll see some other real image। So this is a real image of a sepia। okay, ये sepia है। अगर आप sepia को देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका lateral fin है और ये सामने इसके tentacles हैं और these are their eyes। okay, so this is the real image of a sepia, fine। So let us go back and discuss the next example। So that is your octopus। Now octopus, मैंने पहले डिस्कस किया था हमने कि octopus जो है, this is the mollusca, those who are living in the marine environment and they do not have any shell। इनमें कोई शेल होता नहीं है, ठीक है, इनमें कोई शेल नहीं होता है। okay, the shell is absent। और क्या होता है इनके पास, जो हेड पार्ट और टेंटाकल्स जो होते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में बने होते हैं जैसे फलाकोट में हमें दिखता है, वैसे ही होता है।
एंड देयर बॉडी, उनका बॉडी कैसा होता है, इट्स अ ग्लोबल स्ट्रक्चर्स, मतलब एक लाइक स्फीयर लाइक हेड एंड पार्ट, इफ यू सी प्रॉपर्ली इट्स अ वेरी थिक ग्लोबस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्फीयर जैसा, बॉल जैसा, हेड जैसा उनका पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी का पार्ट होता है। और क्या होते हैं इनमें, they have 8 arms or tentacles which have suckers, उनमें suckers भी होता है, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है ना। and octopus also escape by releasing blue color ink। अभी हमने सेकेंड में क्या पढ़ा था, it is having dark dye or ink which is bluish black, और ये वाला जो है ये ब्लूइश ब्लैक नहीं, ये ब्लू कलर का ही होता है। किनके केस में, आपके ऑक्टोपस के केस में। तो ऑक्टोपस के केस में जो है, जो आपका इंक है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन सेपे के केस में ये थोड़ा डार्क ब्लूइश होता है, तो ये इट्स लुक लाइक ब्लैक, ठीक है ना। नाउ ये आप कह सकते हो नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू होता है इन केस ऑफ दिस सेपिया, और ऑक्टोपस के केस में ये होता है ब्लू कलर। और हमने और भी बात किया था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है कि कोई भी आर्म अगर जिसमें स्पून लाइक स्ट्रक्चर है तो वो मेल है, नहीं है तो वो फीमेल है ना। तो हमने बात किया था। Now we'll discuss the next example, that is oyster। जैसे हम pearl oyster की बात करेंगे, आपने सबने देखा होगा या सुना होगा, शायद आपने कभी अपने pearl को देखा भी होगा, मोती जिसे हम कहते हैं। So मोती या pearl, it is actually secreted in the body of the oyster। तो हमें जो natural जो pearl है वो हमें सिर्फ और सिर्फ oyster के बॉडी से मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि pearl बनता कैसे है इनके बॉडी में, क्या प्रोसेस है, we'll discuss all that, right। So सबसे पहले बात करते हैं कि हम कल्चर करने के लिए नेचुरल, तो हमें पता है कि समुद्र में या जो आपके फ्रेश वाटर भी कुछ ऑयस्टर्स हैं जिसमें हम पर्ल कल्चर कर सकते हैं। तो जो हम कल्चर करते हैं नेचुरली मैक्सिमम जो है लोग कॉमनली कल्चर करते हैं, उसका नाम है पेनिक्टेडा। पेनिक्टेडा इज अ कॉमनली कल्चर्ड ऑयस्टर, ठीक है। और पर्ल है क्या, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। पर्ल जो है इट्स अ इनसाइड आउट शेल, इनसाइड आउट शेल, इसका मतलब समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं आपको कुछ, नहीं तो आप ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। आई विल शो यू वन, या अगर आप किसी शेल को देखोगे ध्यान से, तो जिस मोलस्का के किसी भी शेल को, किसी भी मोलस्का के शेल को देखोगे तो आप ध्यान से देखना, आपने कभी भी कोई बाइवैल्व्स या किसी का शेल, अगर आपने कभी कोई शेल हाथ में उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि बाहर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत रफ होता है ना। और अगर आप अंदर का पार्ट देखोगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इनसाइड हियर, राइट, ये जो अंदर का पार्ट है शेल का वो हमेशा बहुत स्मूथ होता है और शाइनी होता है ना। तो इनसाइड आउट शेल का मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो शेल है वो अंदर की तरफ स्मूथ होता है, शाइनी होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, रफ होता है ना। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। पर्ल क्या है, पर्ल एक्चुअली में कुछ नहीं है, शेल है। पर्ल क्या है, इट इज एक्चुअली शेल, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। नॉर्मल केस में जो मोलस्का जो शेल सीक्रेट करते हैं मेंटल लेयर, जो आपके मेंटल लेयर है उससे, वो बेसिकली अंदर की तरफ स्मूथ होता है, बाहर की तरफ रफ होता है। क्यों अंदर की तरफ स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ तो वो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, इसलिए दैट शुड बी स्मूथ। और बाहर की तरफ रफ होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इट इज फंक्शनिंग एज अ प्रोटेक्टिव पार्ट, राइट। लेकिन जब पर्ल बनता है तो ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, जो अंदर की तरफ पार्ट रहेगा, इनर साइड इट इज रफ एंड आउटसाइड इट इज वेरी स्मूथ एंड वेरी शाइनी, ठीक है ना। तो पर्ल क्या है, इट इज नथिंग, इट्स जस्ट इनसाइड आउट शेल इन केस ऑफ मोलस्का। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो इन केस ऑफ मोलस्का व्हेन, अब होता कैसे है पर्ल, वो देखते हैं। जब क्या होता है ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल उनके बॉडी के अंदर चला जाता है, जो जैसे कि मान लो कि सैंड पार्टिकल या कोई थोड़ा टफ पार्टिकल, थोड़ा टफ होना चाहिए, वो जैसे सैंड पार्टिकल है वो चला गया अगर, तो क्या होगा, द एनिमल विल रिलीज सम मेंटल सेल्स, ठीक है ना। अब जहां पे उनके बॉडी में, अब जहां, क्योंकि उनका बॉडी तो मस्कुलर है, तो बॉडी के अगर किसी भी पार्ट में वो जो पार्टिकल है, वो जो मतलब आपका फॉरेन पार्टिकल है वो चला गया, तो बॉडी क्या करेगी, उनकी बॉडी इमीडिएटली इट विल सीक्रेट मेंटल सेल अराउंड और सराउंडिंग दैट पार्टिकल, ठीक है। अब जब मेंटल सेल उस पार्टिकल के चारों तरफ बन जाएगा, क्योंकि बॉडी मेंटल सेल को रिलीज करेगा और कहां पे भेज देगा, इट इज सराउंडिंग, क्या करेगा वो, इट विल सराउंड दी पर्टिकुलर foreign particle which is entered inside the body of the mollusca, especially in case of these oysters, okay।
उससे क्या होगा, मेंटल जो कैविटी है, मेंटल सेल्स का काम है, मेंटल कैविटी में मेंटल सेल्स होते हैं, मेंटल सेल का काम क्या होता है, टू सीक्रेट शेल। तो वो भी क्या करेंगे, वो शेल सीक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, द शेल इज गोइंग टू बी इनसाइड आउट। पहले मैंने बताया इनसाइड आउट मतलब क्या है, मतलब अंदर की तरफ रफ बनेगा, बाहर की तरफ स्मूथ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड आउट, दैट मींस द इनर सरफेस इज गोइंग टू बी डार्क and rough and the layer which is deposited are properly layer, मतलब एक लेयर बाय लेयर ये शेल बनेगा। बहुत सारे लेयर ऐसे डिपॉजिट होने के बाद फाइनली एक शाइनी और एक बहुत ही स्मूथ पर्ल बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये पार्टिकल है जो उसके बॉडी में चला गया। तो पहले क्या होगा, मेंटल सेल्स चारों तरफ रहेंगे यहाँ पे, और वो मेंटली क्या क्या करेगा, पहले फर्स्ट लेयर बनाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे बहुत सारे लेयर बनाता रहेगा एक के बाद एक। और वो लेयर कैसा होगा, अंदर की तरफ रफ और डार्क होगा और बाहर की तरफ बहुत ही मतलब शाइनी और स्मूथ होगा। तो फाइनली आपका पर्ल ऐसे बनता है। सो यू कैन सी द रियल पर्ल हियर, द इमेजेस ऑफ रियल पर्ल ऐसा होता है। सो दीज आर पर्ल्स, व्हाट यू आर सीइंग इनसाइड द मसल्स बॉडी, दीज आर पर्ल्स, ऐसा होता है पर्ल्स। ठीक है, तो ऐसे पर्ल्स बनते हैं। आप पूछोगे सर आर्टिफिशियल हम कैसे बनाएंगे। देखो अभी ये जो पर्ल है ये नेचुरली बने हैं कैसे, मतलब आपको पता है ये बाइवैल्व्स है, मतलब अपना फीडिंग के लिए, क्योंकि फिल्टर फीडर्स है तो कभी ये खोलते हैं ना अपना जो पूरा शेल और फीड करते हैं, तो कभी कभी बाय मिस्टेक, बाय सम नेचुरल कॉज, सम पार्टिकल्स आर गोइंग आल्सो इनसाइड देयर बॉडी नेचुरली। ठीक है, और उससे क्या होता है, वो पर्ल बनना शुरू हो जाता है और बहुत दिनों के बाद पर्ल बन जाता है ना। लेकिन हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली जानबूझ के कोई पार्टिकल्स को हम उनके बॉडी के अंदर डाल देते हैं एंड वी विल वेट। अब नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो, अगर सेल के उनके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, सो दे विल स्टार्ट टू सीक्रेट द शेल। ठीक है ना, तो हम उस चीज का, उस मतलब मैकेनिज्म का एडवांटेज लेते हैं और हम आर्टिफिशियली कोई भी सैंड पार्टिकल या जो फॉरेन पार्टिकल उनके बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, देन वी आर वेटिंग टिल द पर्ल इज फॉर्मिंग, right? But the natural pearl is more, it is qualitatively that is better than the artificial pearl, and it is economically also it is more important, or it is more demand. People having more demand in the market for natural oysters. Fine. So that was all about the oyster, about the oyster. Now the next is, acha. So it's all about the oyster. Now next we'll discuss about the unio. पहले भी मैंने बताया था unio के बारे में. So let us see certain things and points. It is a very important mollusca. Why it has a very interesting excretory organ. इसका सबसे important characteristic feature क्या है? इसके पास बहुत ही interesting और different type of excretory organs होता है जो कि दूसरे mollusc से अलग है, mollusca से अलग है. उसको हम बोलते हैं Cabers gland और pericardial gland. तो ये special type of gland जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमें दिखता है सिर्फ और सिर्फ यूनियो के केस में, राइट। सो द लास्ट एग्जांपल विल डिस्कस, दैट इज योर लॉलिगो, जिसे हम कहते हैं स्क्विड। आपने सुना होगा स्क्विड के बारे में, ठीक है। सो दीज आर आल्सो मराइन ऑर्गेनिज्म, मराइन मोलस्क, ओके, विदाउट शेल, इनके पास भी शेल नहीं होते हैं। तो जैसे ऑक्टोपस है तो है, स्क्विड होता है, बिल्कुल ये भी वैसा ही है। आई विल शो यू द इमेज एज वेल। सो इट इज वेरी सिमिलर टू सेपिया, सेपिया के जैसा ही होता है, आपको देख के भी लगेगा सेपिया जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस है विद वन डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? इन दिस केस मींस इन केस ऑफ लोलिगो, द सेपिया, देखिए सेपिया के केस में क्या है, फिन्स होता है which are all along the length of the trunk, laterally होता है, but in case of लोलिगो the fins would be posterior part of the trunk। ठीक है, हम थोड़ा इमेज देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज सेपिया, दिस इज लोलिगो, ये लोलिगो, ये सेपिया है। अब इसमें भी आप देखोगे कि दोस्त जो टेंटाकल्स है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, ठीक है। लोलिगो में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उनमें भी सक्कर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें भी होता है, लेकिन बाकी सब तो सेम ही है, हेड पार्ट है, ट्रंक है। लेकिन मेन डिफरेंस आप देखोगे तो आप देखोगे ये जो फिन है सेपिया के केस में वो लैटरली बना हुआ है, और जो आपका लोलिगो है उनके केस पे आप देखोगे पोस्टीरियर पार्ट में है सिर्फ फिन, ये पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे फिन्स है, ठीक है ना। सो ये मेन डिफरेंस है। सो अच्छा, इसका एक डायग्राम भी हम देखेंगे। सो दिस इज द डायग्राम, सॉरी दिस इज द इमेज, रियल इमेज। तो आप देखोगे ये आपका इसके लैटरल फिन्स या जो है ये पोस्टीरियर पार्ट में है, पूरे बॉडी में नहीं है लैटरली, जो कि सेपिया में पूरे बॉडी में, यही मेन डिफरेंस है। फिर से हम देखते हैं सेपिया को। आप देखिए सेपिया,
सेपिया के पूरे बॉडी में, ठीक है। और ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भी मैंने बताया था इनके पास इतने सारे आर्म्स हैं, कितने आर्म्स हैं 1 2 3 4 7 5 6 7 8, 8 आर्म्स होते हैं। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द आईज, और इसमें सब सकस होते हैं सारे आर्म्स में, है ना। दिस इज योर सेपिया। So I hope it is clear, Loligosapia, the structure and the detail what we have discussed. Lastly, before I finish, I will just show you the diagrammatic schema, diagrammatic, it's a diagrammatic representation of the pearl formation. अब जब pearl form होता है ना, ऐसे होता है, देखिए। तो ये अगर बॉडी है आपका, this is the muscle or the muscular body of the mussels or oysters, उनमें क्या होगा कि ये फॉरेन बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, सैंड और पैरासाइट बिटवीन शेल एंड द मेंटल, ठीक है। तो ये इनके बॉडी में आ गया, आने के बाद क्या होता है ना, ये मेंटल कैविटी होता है, ठीक है ना। तो ये मेंटल कैविटी देखो धीरे धीरे पहले मतलब थोड़ा कवर होता है, पहले थोड़ा कवर हुआ, फिर ज्यादा हो गया, फिर मैक्सिमम पूरा कवर होके बॉडी के अंदर सेटल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो द उस लेयर को हम बोलते हैं कि नैक्रियस लेयर। सो नैक्रियस लेयर बन जाता है जिसमें, जो कि बनता है मेंटल सेल से, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पर्ल एक एक लेयर बनना शुरू होता है, धीरे धीरे पर्ल बनता है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द शेल or the pearl inside out shell is forming inside the body of an oyster. Okay, so I hope it is clear. So by this we complete the phylum Mollusca. So next class onwards we'll discuss the next phylum, right? So till then, take care, stay at home, be safe.